हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं एक बार विजय फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ यूट्यूब चैनल जीएस विजय एजुकेशन के माध्यम से। दोस्तों, हमने कल पॉलिटिकल साइंस शीत युद्ध का दौर जो 12th सिलेबस में इस साल नहीं था, लेकिन अगला जो चैप्टर है द्विध्रुवीयता, उसको समझने के लिए हमने शीत युद्ध को पढ़ा। दो गुटों में विभाजित हो गया पूरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1947 से 1991 के मध्य दो महाशक्तियों का प्रभाव रहा। शीत युद्ध एक वैचारिक मतलब वास्तविक युद्ध न होते हुए हथियारों की होड़ थी, परमाणु परीक्षण इसमें किए गए, जासूसियां इसमें बहुत ज्यादा हुई, और सबसे क्रिटिकल था वो था जर्मनी का विभाजन और क्यूबा मिसाइल संकट। तो दोस्तों, इस शीत युद्ध के अंदर छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता, यानी कि 1947 से लेके 1991 तक जो देश पहले उपनिवेश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इनके वो स्वतंत्र हुए, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस गुट में शामिल होना चाहिए, किस गुट में हमें फायदा होगा, क्योंकि दोनों महाशक्तियां ही प्रेशर बना रही थी। तो दोस्तों, कल हमने देखा था कि एक जो पावर थी, सुपर पावर, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सैन्य संगठन था, हमने कल देखा था, नाटो। और इसकी विचारधारा थी दोस्तों उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद। दूसरा जो पावर, सुपर पावर था, वो था सोवियत संघ, जिसने वर्षा संधि, इसके अगेंस्ट नाटो के विरुद्ध वर्षा संधि 1955, और सोवियत संघ था साम्यवाद और समाजवाद, इनकी विचारधारा थी। तो यहां तक हमने क्लियर किया था। अब दोस्तों, जो नए राष्ट्र अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी किस गुट में शामिल हूं, किसमें नहीं। तो एक नया आंदोलन शुरू हुआ, और दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, गुटनिरपेक्षता का मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यानी कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में उस समय एक आंदोलन हुआ, जिसको गुट निरपेक्षता कहा गया। यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होना, तटस्थता, ये था। तो दोस्तों देखते हैं, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, इन महाद्वीपों में बहुत से देश 1947 से बाद में आजाद हुए। तो उनके सामने जो समस्या थी कि वो एक तो गरीब थे, किस गुट में शामिल हुआ जाए, ये भी बड़ी चुनौती थी। तो दोस्तों, नव स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि जो नए स्वतंत्र हुए थे उपनिवेशवाद से, वो कहां जाए। तो तीन जो विश्व के प्रमुख नेता थे, जोसेफ राज टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया, टीटो यूगोस्लाविया से थे, नेहरू भारत और नासिर मिस्र। इन तीनों नेताओं ने बीच का रास्ता निकाला, जिसको है गुटनिरपेक्षता कहा गया। और इनको जो समर्थन मिला, सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, वान एन क्रुमाह घाना के राष्ट्रपति थे। कहने का मतलब, इन 5 देशों ने यह पहल की
और एक बैठक का आयोजन किया गया, जो कहां पर बांडुरा में हुई थी 1956 में, और ये बैठक सफल हो गई। इस बैठक में लगभग 25 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। तो क्लियर दोस्तों, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यह मैं मिटा लेता हूं ताकि ऊपर से दिख जाए। सफल प्रथम शिखर सम्मेलन। यानी कि 1956 में जो बैठक हुई थी वो बैठक सफल हुई रही। तो इसके बाद में इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन होता है या प्रथम बैठक होती है वो कब होती है? 1961 में। इसकी प्रथम जो बैठक होती है वो होती है बेलग्रेड में। बेलग्रेड में प्रथम बैठक होती है, 25 देशों ने इसमें भाग लिया। तो प्रथम बैठक थी वो सफल हुई, उसमें 25 देशों ने भाग लिया। अब यह है कि क्या तटस्थता का मतलब था क्या? क्या ऐसा कि मतलब बिल्कुल तटस्थ, ना लेना ना देना? तो इसमें तटस्थता का मतलब था कि युद्ध में शामिल न होना। दोस्तों यहां पर जो हुआ यह था युद्ध में शामिल न होना। बेलग्रेड में हुआ था, तो उसमें यही था कि युद्ध में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये विश्व राजनीति से अलग थे, क्योंकि कई जगह पर इन देशों ने, गुटनिरपेक्ष देशों ने मध्यस्थता भी की थी। जो मध्यस्थता की थी यानी कि प्रतिद्वंदी गुटों के मध्य मध्यस्थता आज भी कई देश करते हैं। तो प्रतिद्वंदी देशों के मध्य अध्यक्षता का काम को गुटनिरपेक्ष देश करते थे। अब इसका एक उदाहरण है मध्यस्थता का। उत्तरी एंड दक्षिणी कोरिया, इसमें मध्यस्थता किसने की थी? इसमें अध्यक्षता मतलब मध्यस्थता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर दोस्तों? तो अब समझ में आया कि तटस्थ तो किसी गुट में शामिल होना नहीं था, विश्व परिदृश्य से बाहर नहीं जाना था, सिर्फ दोनों गुटों में किसी को भी समर्थन देना नहीं था। पहले फिर एक और प्रकरण आया, कांगो प्रकरण। जब कांगो संकट आया तो उस समय इसमें मध्यस्थता की थी यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ऐसे भी कई प्रकरण हुए जिनमें मध्यस्थता की जरूरत पड़ी, तो गुटनिरपेक्ष देशों ने उसमें मध्यस्थता की। अब इसमें देखते हैं कि चलता रहा। 1961 में प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। पहले इसका आधार आर्थिक नहीं था, लेकिन 1970 के दशक में इसका आधार
एक प्रमुख आर्थिक दबाव समूह बन गया है। यानी कि जो गुटनिरपेक्ष था, पहले इसका मकसद आर्थिक नहीं था शुरुआत में, बस इसका मकसद था साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का, नव उपनिवेशवाद का विरोध। क्योंकि भारत या फिर मिस्र ये देश जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया, वो देश कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ गए थे। उपनिवेशवाद यानी कि गुलाम, किसी दूसरे देश के मतलब गुलाम रहना, ये था। तो साम्राज्यवाद, पहले इसका मकसद साम्राज्यवाद विस्तार को रोकना, उपनिवेशवाद का विरोध करना, नव उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के का महत्वपूर्ण कार्य था। लेकिन 1970 का दशक यानी कि 70 के दशक में ये एक प्रमुख आर्थिक दबाव समूह बन गया। क्योंकि दोस्तों 1970 यानी कि 1970 के दशक में प्रमुख दबाव समूह बन गया, जिसने साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, यानी कि नव उपनिवेशवाद ये इनका पुरजोर विरोध करने लगे। तो दोस्तों इसमें अब ये एक प्रमुख दबाव समूह कैसे बना? दबदबा कैसे रहा? देखो वर्तमान में जब प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, उसमें कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने? 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। यानी कि प्रथम जो शिखर सम्मेलन था उसमें 25 देशों ने भाग लिया। वर्तमान में हम देखते हैं 120 देश। कितने देश हैं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो गुटनिरपेक्षवाद था उसमें अब गुटनिरपेक्ष देश कितने हैं? 120। और 17 पर्यवेक्षक यानी कि 10 पर्यवेक्षक संगठन हैं। सत्रह पर्यवेक्षक देश। क्लियर दोस्तों? कितने हैं? 17 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक देश, 10 पर्यवेक्षक संगठन, यानी कि 120 सदस्य हैं प्लस 10 पर्यवेक्षक संगठन हैं शामिल इसमें, और 17
पर्यवेक्षक देश हैं। तो दोस्तों अभी जो वर्तमान में इसका जो सम्मेलन हुआ था, कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था? 19वां शिखर सम्मेलन। दो 2024 में युगांडा जो देश था, युगांडा देश के कंपाला में जो अभी लेटेस्ट जो 1924 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहां हुआ था? युगांडा कंपाला में। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों इसमें भाग लिया था कितने देशों ने? 120 देशों ने, 17 पर्यवेक्षक देश थे और 10 पर्यवेक्षक संगठन। क्लियर दोस्तों? अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इसका भारत में भी सम्मेलन हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत में इसका 7वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। कौन सा? 7वां शिखर सम्मेलन। मार्च 1983 में, और यहाँ पीएम थे श्रीमती क्लियर दोस्तों? यह था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं, और शीत युद्ध के दौरान ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। तो दोस्तों अब है हम बढ़ेंगे अगली क्लास जो होगी कल, उसमें द्विध्रुवीयता का अंत होने के बाद, क्योंकि अंत तो 1991 में हो गया था और जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ, बर्लिन की दीवार जो गिराएगी वो 1989 में। तो वहां से लेकिन इसके बाद में द्विध्रुवीयता का अंत के बाद में क्या बदलाव हुए, वो हम जो अपना यानी कि पहले सेकंड चैप्टर था, अब फर्स्ट चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना और अपने दोस्तों को भी बताना। ओके, धन्यवाद।